तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 3 को लेकर, जो कि जनरल अवेयरनेस या सामान्य जागरूकता को लेकर है। तो इसमें जो पिछले वर्ष सवाल पूछे जा चुके हैं उन सवालों को हमने कवर किया है। तो देखें, पहला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में ऐसे प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है जिनका औपचारिक अस्तित्व तो है लेकिन जिनका कोई परिचालन या संपत्ति नहीं है। विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है बीमार उद्योग, दूसरा है बेनामी संपत्ति, टैक्स हेवन या घोस्ट कंपनी। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को घोस्ट कंपनी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति मुद्रास्फीति को जन्म दे सकती है। 4 विकल्प हैं। कुल मांग की धीमी वृद्धि, बेरोजगारी का उच्च स्तर, मुद्रा आपूर्ति में कमी या कुल मांग में तीव्र वृद्धि जो आपूर्ति से अधिक है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर दें कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो मुद्रा के मूल्य में कमी मुद्रास्फीति कहलाता है, या सामान्य भाषा में कहें तो महंगाई का बढ़ जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। तो इन दिए गए विकल्पों में जो सही विकल्प होगा वो डी होगा कि कुल मांग में तीव्र वृद्धि जो आपूर्ति से अधिक है। तो ऐसी दशा में मुद्रास्फीति हो सकता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 की बात करें। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सरकार द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला विकल्प है कि रक्षा, पुलिस आदि पर गैर योजनाबद्ध व्यय में वृद्धि करके, या निर्यात पर अधिक सब्सिडी प्रदान करके, या बचत और सावधि जमा पर ब्याज में वृद्धि करके, या नगद आरक्षित अनुपात CRR में कमी करके। बताना है यहाँ पे आपको कि सरकार कौन से उपाय कर सकती है ताकि मुद्रास्फीति को कम किया जा सके या उसे निपटा जा सके। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि बचत और सावधि जमा पर ब्याज दर में वृद्धि करके ही मुद्रास्फीति से निपटने का काम सरकार कर सकती है। वजह यह है कि बचत और सावधि जमा दर पर जब ब्याज में वृद्धि कर दी जाएगी तो लोग क्या है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ा हुआ है, यानी कि जब लोग अपना पैसा बैंकों में रखेंगे तो उनको बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा। तो ऐसी दशा में लोग बैंक में अपना पैसा रखेंगे, तो इससे क्या है, मुद्रास्फीति से निपटने में मदद मिलेगा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि बचत और सावधि जमा पर ब्याज दर में वृद्धि के द्वारा सरकार जो है मुद्रास्फीति से निपटने का प्रयास कर सकती है या इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, या किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में ही हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या कानून मंत्री या गृह मंत्री। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है। मिनीमाता व्याधि या मिनीमाता रोग या बीमारी का मुख्य कारण क्या है, बताना है। आर्सेनिक विषाक्तता, सीसा विषाक्तता, या पारद विषाक्तता, या कैडमियम विषाक्तता। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि मिनीमाता जो बीमारी है इसका मुख्य कारण पारे का विषाक्तता या पारद विषाक्तता है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। थोड़ी सी अगर हम मिनीमाता बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो जो मिनीमाता बीमारी है या जो रोग है इसकी खोज सबसे पहले 1956 में जापान के एक प्रांत है जिसका नाम है कुमामोटो, वहाँ के मिनीमाता शहर में हुआ था, इसलिए इस बीमारी का यह नाम पड़ा। इसके अलावा यह बीमारी जो है यहाँ एक चिस्को कारपोरेशन था, उसके स्वामित्व वाले एक रासायनिक फैक्ट्री थी जिससे औद्योगिक अपशिष्ट जो है जल में छोड़ा जाता था। तो उस जल में मिथाइल मरकरी मिक्स था, जिसकी वजह से जो मछलियाँ थीं जहाँ पे जल छोड़ा जा रहा था तो वहाँ की मछली खाकर लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बीमार हुए। तो इसी वजह से
जब विषाक्त मछली को लोग खाए, क्योंकि मछली ने पारा खाया था, वो मतलब जल में पारा घुला हुआ था, तो उसका उपयोग मछलियों ने किया और मछली का उपयोग मानव ने खाने के में किया। तो यहाँ की जो मछली थी उनको जब लोग खाए तो उनमें ये बीमारी हुआ, मिनीमाता बीमारी। तो ये जो बीमारी है ये पारा विषाक्तता से संबंधित है, मिनीमाता बीमारी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? बॉम्बे में, पोखरण में, दिल्ली में या श्रीहरिकोटा में? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि 1974 में जो पहला न्यूक्लियर विस्फोट है ये पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। और ध्यान देने वाली बात है कि इसे पोखरण 1 इसका आधिकारिक नाम था, जबकि इसका जो कोड वर्ड था वो स्माइलिंग बुद्धा था। और जो 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण 2, वो भी पोखरण में ही किया गया था, जिसका जो नाम था, दूसरा नाम वो ऑपरेशन शक्ति था, जबकि ऑफिशियल नाम पोखरण 2 था। अब थोड़ी सी बात कर लें, ये जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में, 18 मई 1974 को हुआ। और ये जो बम था, ये जो यानी कि जो परमाणु बम बनाया गया था, इस बम का निर्माण जो है राजा रमन्ना की अध्यक्षता वाले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने किया था, जिसमें डीआरडीओ ने मदद की थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो गन पाउडर, या जिसे कि हम सामान्य भाषा में बोलें तो काला पाउडर या बारूद भी कहा जाता है, बिल्कुल सामान्य भाषा में बारूद कहा जाता है इसे। तो ये जो है असल में चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। चारकोल यानी कोयला हो गया, और पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि जिसे हम साल्ट पीटर या सोरा भी कहते हैं, तो वो इसमें मिक्स होता है। यानी कि अगर यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट की जगह सोरा अगर होता या साल्ट पीटर लिखा होता तो भी ये विकल्प सही होता। और चारकोल यानी कि कोयला, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि गन पाउडर जो है चारकोल या कोयला, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट या पीटर साल्ट या सोरा से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टील? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि लोहे का शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा है, जिसमें 99.5% तक लोहा होता है। और इसका जो निर्माण है तो कच्चे लोहे को फिर से पिघलाने से किया जाता है, और इसमें थोड़ी सी मात्रा में, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में सिलिकॉन, सल्फर या फास्फोरस मौजूद हो सकता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो असल में जो साबुन है ना, ये फैटी एसिड के साल्ट होते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है अमाइल एल्कोहल, पिक्रिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल और कार्बोलिक अम्ल। तो असल में कार्बोलिक अम्ल नहीं है, यहाँ पे कार्बोक्जिलिक अम्ल है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी कार्बोक्जिलिक अम्ल है असल में। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि साबुन जो है कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? जैव विघटित यानी कि ऐसा कौन सा प्रदूषक है जिसका बायोडिग्रेडेबल हो जाता है? पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस? तो यहाँ पे सही विकल्प बी होगा कि जो वाहित मल है इनका क्या है, जैव विघटन हो जाता है, जबकि पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस का नहीं होता। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, यानी कि पीतल किनका मिश्रण होता है? विकल्प है तांबा और जस्ता, जस्ता और टिन, तांबा और टिन, तांबा, टिन और जस्ता। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा जो है 60 से 85% तक रहता है, जबकि जस्ता की बात करें तो यह 15 से 40% तक मिलाया जाता है। और ये जो पीतल के रंग होते हैं, पीले से लेकर हल्का लाल, तो जो रंग है ये जस्ता की मात्रा पर निर्भर करता है। पीतल का जो रंग है जस्ता की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रश्न नंबर 13 है कि इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? या अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियान, फ्रियॉन और जिनोन।
तो ये जो हीलियम है, नियोन है, जिनोन है, ये चारों, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, जो कि इनर्ट नहीं है, यानी फ्रियोन जो है यह अक्रियाशील गैस नहीं है। अब थोड़ी सी अगर हम फ्रियोन की अगर हम बात कर लें, या जो इनर्ट गैस है पहले उनकी बात कर लें, जो अक्रिय गैस या जिन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, तो इसमें शामिल है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। जबकि ये जो फ्रियान है ये अक्रिय गैस नहीं है, ये एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस होता है जिसकी विषाक्तता थोड़ी सी कम होती है, और इसका जो सन 1930 के दशक से इसे रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वर्तमान समय में भी किया जा रहा है, लेकिन बीच में इसमें बैन लगा दिया गया है क्योंकि यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। CFC वगैरह जो हैं वो फ्रियान में ही आते हैं, तो इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि क्लोरोफिल और एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है, यानी कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम एवं मैंगनीज, कैल्शियम एवं कोबाल्ट, मैग्नीशियम एवं फेरस, निकिल एवं फेरस। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है जबकि हीमोग्लोबिन में जो है फेरस पाया जाता है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, या एक्स किरणों से, या गामा किरणों से। तो ये जो बताना है कि ओजोन जो है ये हमारे पर्यावरण को किससे बचाती है? अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि अल्ट्रावायलेट किरणों या पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम ओजोन का करता है। ओजोन, जिसका फार्मूला O3 होता है, ये जो ओजोन परत है ये समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 10 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और ये जो ओजोन परत है इसकी खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विद्वानी जिनका नाम है फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन, इन दोनों के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है कि इग्लू क्या है? काला हांडी खानाबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु है, या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है, या गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं, या डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी होता है जो कि कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 16 है कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम बताना है आपको। 4 विकल्प हैं। पहला है कि लेन देन की लागत में वृद्धि, या कुल उत्पादन में गिरावट, या बाजार में लेन देन की कम क्षमता, या अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। और ज़्यादातर यह गाँव के संदर्भ में देखने को मिलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब खेत के संदर्भ में, कि मतलब एक खेत में जहाँ 10 लोग से काम हो सकता था, एक खेत जो कि 2 एकड़ का है जिसमें 10 लोग मिलकर काम कर सकते हैं, तो वहाँ 16-17 लोग भी मिलकर काम करते हैं। तो ये एक तरह का प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, या कुशीनगर। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 18 है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन गैस जो कि वायुमंडल में 78% होती है, और नाइट्रोजन गैस को यह नाम सन 1790 में साप्टॉल के द्वारा दिया गया था, जबकि इसकी खोज जो है रदरफोर्ड और सेले ने स्वतंत्र रूप से करी थी। और प्रश्न नंबर 19 है कि कौन सी पवनें
वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, मानसून पवनें या ध्रुवीय पवनें। तो देखिए, पवन का एक विशेषता ये होता है कि ये एक दिशीय होती है, मतलब वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। व्यापारिक पवनें हो गई, पछुआ पवनें हो गई, ध्रुवीय पवनें। लेकिन जो मानसूनी पवनें हैं ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। एक बार आता हुआ मानसून, दूसरी बार लौटता हुआ मानसून। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 20 है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियमित वाही हवाएं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। इसके बाद आता है पृथ्वी का घूर्णन और इसके बाद आता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और प्रश्न नंबर 21 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 21 है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें विकल्प हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो उदयन था। तो मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य का जो पहला राजवंश स्थापित हुआ है वंश कहा जाता है इसे। तो है राजवंश, जिसे कि पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। मतलब इस साम्राज्य की स्थापना जो है बिंबिसार के द्वारा करी गई और उसके बाद उसका पुत्र होता है जिसका नाम है अजातशत्रु। उसने अपने पिता की हत्या की और फिर राजा बना। इसके बाद इसका पुत्र उदयन होता है, इसने भी अपने पिता की हत्या की और राजा बना। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है सी हो जाएगा कि मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो उदयन या उदयन था। सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कौटिल्य। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा कराया गया था 3वीं सदी ईसा पूर्व में। और ये जो सांची स्तूप है असल में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसके अलावा यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और इसे सन 1989 यानी कि 1989 एक कम 90 यानी कि 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है कि एग मार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, या कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था है, या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि एगमार्क जो है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है, जो कि यह बताता है कि यह जो वस्तु है या जो खाने वाला सामान है यह पूर्णतः सुरक्षित है। और ये जो एगमार्क है यह कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया गुणवत्ता चिन्ह है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 24 है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ी ध्यान रखिएगा इसका। विकल्प दिए हुए हैं विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, या वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु, या मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और थोड़ी सी हम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो यह सन 1958 से दिया जाना प्रारंभ किया गया और भारत में सर्वोच्च बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार है, यानी कि विज्ञान के बहुविषयक उसमें एस्पेक्ट में यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के संस्थापक और निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है, जो कि एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ और एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने CSIR के यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनके नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है पुरस्कार का नाम, और यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रत्येक वर्ष।
तो जो ये पुरस्कार है, इस पुरस्कार को प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट भारतीय कार्य को मान्यता दिलाया जाए और लोग इसकी ओर आकृष्ट हों, इसके लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा। और ये जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष इसमें 7 फील्ड हैं, जिसमें जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर एवं गृह विज्ञान है, अभियांत्रिकी विज्ञान है, गणितीय विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान है। इनमें उत्कृष्ट अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार की राशि प्रत्येक फील्ड में 5 लाख रुपए दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें CSIR के बारे में, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, तो यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी स्थापना सन 1942 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है या CSIR है, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और यह संस्था जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अब 25वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 25वां नंबर प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, डी विकल्प, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 26 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। जय जवान जय किसान का नारा जो है यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भारत पाक युद्ध के संदर्भ में दिया था सन 1965 में, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। और 27वां नंबर है कि लाल रक्त कण या आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है। अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दा या तिल्ली। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जो लाल रक्त कणिका है या लाल रक्त कण है ये शरीर के अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनता है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। जबकि प्रश्न नंबर 28 है, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जो लाल रक्त कण है यह अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनता है। और 28वें नंबर प्रश्न की बात करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर रहा है, बताना है कि किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 4 हैं, साहित्य लेख, कला एवं संस्कृति, खेल प्रशिक्षण या समाज सेवा। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार सबसे पहली बार 1985 में देना प्रारंभ किया गया। यानी कि कहा जाए तो ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है सन 1985 से प्रारंभ हुआ। और यह खेल प्रशिक्षण यानी कि गुरु जो खिलाड़ी होते हैं उनके प्रशिक्षक या गुरु को प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो प्रश्न नंबर 29 है कि हमारे शरीर में पित्त रस या बाइल कहाँ पैदा होता है या कहाँ बनता है। यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में या गुर्दा में। तो यकृत या लीवर, अग्नाशय, पेंक्रियाज और तिल्ली की बात करें तो तिल्ली या स्प्लीन और गुर्दा या बोले तो किडनी। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा कि हमारे शरीर में जो बाइल रस है या जो पित्त रस है यकृत में पैदा होता है और ये लीवर में। और इसका जो पित्त रस है इसका मुख्य कार्य है भोजन को पचाना और इसका जो पीएच मान है वो 7.7 होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। विकल्प है यूरिक एसिड, मेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टैनिक एसिड। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि मनुष्य के मूत्र में या पेशाब में यूरिक एसिड पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 31 है कि श्वेत रक्त कणिका या WBC का मुख्य कार्य क्या है। पोषक तत्वों का वहन करना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का वहन करना या बल प्रदान करना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि श्वेत रक्त कणिका का जो प्रमुख कार्य है वह
संक्रमण से लड़ना है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 32 है कि एंजाइम मदद करता है, बताना है कि एंजाइम क्या काम करता है, श्वसन क्रिया में, भोजन पचाने में, इम्यून तंत्र में या प्रजनन में। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि जो एंजाइम है यह इम्यून तंत्र में मदद करता है। और प्रश्न नंबर 33 है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी, हैनीमैन, हार्वे, चरक या बैक्समैन ने। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है हार्वे के द्वारा दी गई थी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 34 है कि प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, हेवार्ड ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है प्रदान किया गया या दिया गया था। और 35 नंबर है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की, विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुई पास्चर और एफ वेंटिंग। तो यहाँ पे जो दिए हुए विकल्प हैं इनमें सही विकल्प बी हो जाएगा कि जेनेटिक कोड की खोज जो है हरगोविंद खुराना ने की थी। सही विकल्प बी हो जाएगा। बाकी अगर बात करें जेनेटिक कोड की खोज जो है तो मार्शल निरेनबर्ग, रॉबर्ट डब्ल्यू होली और हरगोविंद खुराना ने मिलकर इस जेनेटिक कोड की खोज की थी और इसीलिए सन 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। और प्रश्न नंबर 36 है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की, केसरी, नेशनल, हरिजन या द हिंदू। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका शुरू की। और प्रश्न नंबर 37 है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन या उपयुक्त सभी। तो देखिए समसूत्री विभाजन जो है कायी कोशिकाओं में होता है जिससे हमारा शरीर आकार में ऊपर बढ़ता है। ठीक है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है लैंगिक कोशिकाओं में होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, यानी कि एल्यूमिनियम से मिलकर इनमें से कौन सा मिश्र धातु बना है, जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा, मैग्नीशियम। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु जो है मैग्नीशियम है, जो कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की एक अन्य मिश्र धातु हिंडालियम है, जो कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्रोमियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, जिसका उपयोग यानी कि हिंडालियम का उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है, जो कि ठोस और कठोर होता है और आसानी से साफ हो जाता है और यह स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा थोड़ी सी सस्ता होता है। ठीक है। और जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में निकिल, कॉपर, जिंक यानी कि निकल, तांबा और जस्ते का मिक्सचर होता है। जबकि पीतल की बात करें तो कॉपर, जिंक का मिक्सचर होता है। और कांसे की बात करें, कांसे की सभ्यता से संबंधित है, जो कि कॉपर में टिन यानी कि तांबे में टिन मिलाकर बनाया जाता है कांसा। तो यहाँ पे सही विकल्प डी है कि एल्युमिनियम की मिश्र धातु जो है मैग्नीशियम है, जो कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। और प्रश्न नंबर 39 की बात करें जो कि थोड़ी सी बड़ा है, देखिए इसे कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। अभी इसलिए इस पे सवाल आपको दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी भी चर्चा में बना हुआ है कि पूजा खेड़खेकर, क्या ऐसे कुछ नाम है, वो फर्जीवाड़ा इन्होंने कुछ किया है और IAS के एग्ज़ाम में, तो इसके लिए थोड़ी चर्चा में है। तो इसके हिसाब से सवाल भी है यहाँ पे कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं। पहला कथन है कि संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। और बी कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। और सी कथन है कि संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी और केवल ए, बी और सी, तब यानी कि तीनों। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सत्य नहीं है कि संसद के पास, तो संसद के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हिसाब से चलता है यहाँ पे। तो सही विकल्प बी और सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प जो अपना है वो बी हो जाएगा, केवल बी और सी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 है
कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी या साइना नेहवाल? यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आप बताएंगे कमेंट करके किस वर्ष इन्हें यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए, यानी कि किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है। विकल्प है उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान में काली मिट्टी पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और तटीय मैदान तो यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे कुछ मामला ही अलग है। और डेक्कन ट्रैप की बात करें तो हाँ, डेक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सरफेस टेंशन के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है या स्टेटमेंट है वो सरफेस टेंशन के बारे में नॉट ट्रुथ, सत्य नहीं है। पहला है कि जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है, तो ये कथन सत्य है। और कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और कथन सी है कि पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर टाइन सेमी में मापा जाता है, ये भी सत्य है। और तरल अणुओं के बीच ससंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जाने जाने वाली परिघटना के उत्तरदायी हैं, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे पृष्ठीय तनाव या सरफेस टेंशन के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वो कथन बी है कि कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, तो ये कथन सत्य नहीं है। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 43। तो प्रश्न नंबर 43 है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? 1936 बर्लिन, 1928 एम्स्टर्डम, 1968 मैक्सिको, 1952 हेलसिंकी। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि भारत ने 1928 के ओलंपिक खेलों में एम्स्टर्डम में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। ठीक है, अब 44 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? 10, 17, 16 या 12? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब 45वां नंबर प्रश्न है कि किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था? तो ये भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है। ये जहाज ले जा रहे थे भारत के कुछ लोग, ताकि कनाडा में लोगों को ले जाकर लोग जाएं, वहाँ काम करें और पैसा वहाँ से भेजें देश को आज़ाद कराने के लिए। तो वहाँ ये जो जहाज है समुद्र तट पे पहुँच गया था, पर आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश के द्वारा मना कर दिया गया कि आप इस जहाज से किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ नहीं उतरने देंगे। तो मतलब ऐसी कंडीशन में नहीं उतारा गया लोगों को, फिर ये वापस आए जहाज, बड़ा विवाद हुआ था इसमें। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है, जो देश जिसने प्रवेश देने से मना कर दिया था वो था कनाडा। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 46 है कि भारतीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि करने का क्या निहितार्थ है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल भारत करता है, तो उसका क्या मतलब है आपको बताना है। पहला है कि नागरिक परमाणु रिएक्टर जो हैं IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं, या सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान IAEA के निरीक्षण में आते हैं, या देश को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से यूरेनियम खरीदने का विशेष अधिकार प्राप्त होगा, या देश स्वतः ही NSG का सदस्य बन जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जो नागरिक परमाणु रिएक्टर है, यानी कि जिनसे बिजली उत्पादन किया जाता है देश में, वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। प्रश्न नंबर यह पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो कथन सही है वो बी कथन सही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण अंग है और इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, तो सही कथन यहाँ पे जो है सिर्फ बी होगा
कि बाकी सभी जो हैं वो कथन असत्य हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 48 और अंतिम है कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस बड़े संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है जो कि अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है? सुंदरबन, पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या पूर्वी घाट? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, केरल से लगा हुआ, केरल के बॉर्डर से मतलब वहीं पे है। तो बताना है कि ये किस बड़े संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है। तो चूंकि दक्षिण भारत की बात हो रही है तो सुंदरबन नहीं होगा, पश्चिमी हिमालय ये भी नहीं होगा और पूर्वी घाट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है सी हो जाएगा कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षण क्षेत्र का एक हिस्सा है जो कि अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये इस राष्ट्रीय उद्यान के पास ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और इन दोनों को मोयार नदी अलग करती है। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके प्रश्न सेट पर आधारित ये सेट है हमारा, और ये सेट 3 था। आई होप कि ये आपके तैयारी को कुछ हद तक इम्प्रूव करेगा। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।